Good morning, students, and welcome to today's biology class. So, in the previous class, we had discussed about the Human Genome Project. हमने Human Genome Project के बारे में बात किया था और आज वैसा ही एक और टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे that is the DNA fingerprinting. Now, this specific method, जिसको हम लोग DNA fingerprinting बोलते हैं, it was introduced initially for the identification of individuals. Okay? तो यहाँ पे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टर्मिनोलॉजी है इसी से पता चलता है कि कैसे हम लोग किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? पहले फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं यू विल फाइंड कि देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑन योर फिंगर टिप्स. नाउ इट वाज कंसिडर्ड कि नो टू इंडिविजुअल विल हैव द सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स. तो किसी दो इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होगा. दिस वाज कंसिडर्ड अर्लियर, बट विथ टाइम इट वाज सीन कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ते गया और हमारे फिंगरप्रिंट्स का जो पैटर्न है वो ओवरलैप करने लगा. व्हेनेवर यू विल फाइंड कि द पॉपुलेशन बिकम्स मोर एंड मोर, so the chances of overlapping of these fingerprints became higher. It means कि two persons might have the similar kind of fingerprints. So identifying an individual by fingerprint became little difficult. So due to that reason, this technique was introduced. So let us see what this technique is, who introduced it, and how it works. ठीक है? So let's begin. DNA fingerprinting was developed by Sir Alec Jeffrey in the year 1984. तो सर एलेक जेफरी ने देखा कि फिंगरप्रिंट्स कभी कभी सेम हो सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा मतलब पॉपुलेशन है ह्यूमंस का, तो देयर आर चांसेस कि दे कैन ओवरलैप. बट ही आल्सो ऑब्जर्व दिस कि नो टू इंडिविजुअल्स विल हैव द एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न ऑफ डीएनए. किसी दो इंडिविजुअल का कभी भी एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ डीएनए नहीं होता एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस. ओके, आइडेंटिकल ट्विंस हम लोग एक एक्सेप्शन देख सकते हैं, तो उसके अलावा किसी का नहीं होता. तो उन्होंने क्या किया, डीएनए को यूज किया एक फिंगरप्रिंट की तरह, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर की तरह उन्होंने उसको यूज किया. ओके, नाउ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस. ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स. तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस का मतलब होता है कि डीएनए सीक्वेंस इन ऑल द इंडिविजुअल्स विल बी डिफरेंट. नो टू इंडिविजुअल्स विल हैव द सेम काइंड ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. ठीक है, These differences can be single base pair changes, वो single base pair change से हो सकते हैं, deletion से हो सकते हैं, insertion से हो सकते हैं, inversion से हो सकते हैं, और even changes in the number of copies of a given DNA sequence. Now this is also very important, students. आप याद रखो कि हर individual में same number of genes होते हैं. आपके बॉडी में जो जीन्स है मेरे बॉडी में भी वही जीन्स है. द थिंग इज आपके बॉडी में उस जीन का कितना कॉपी है वो मेरे बॉडी में जितना जीन का कॉपी है उससे वेरी करेगा. सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द स्किन कलर जीन व्हिच इज ड्यू टू मेलानिन. तो सपोज आपके बॉडी में 3 कॉपीज हैं मेलानिन जीन के, तो आपके बॉडी में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलानिन विल बी प्रोड्यूस. लेकिन सपोज मेरे बॉडी में 20 जीन्स हैं, 20 कॉपीज हैं मेलानिन जीन के. दैट मीन्स कि मेरे बॉडी में मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो एज ए रिजल्ट आई विल बी डार्कर इन कॉम्प्लेक्शन, यू विल बी फेयरर इन कॉम्प्लेक्शन. तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है. तो एक जीन का बहुत सारा कॉपी हो सकता है, एंड कितना कॉपी होगा दैट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सम में हैव 5 कॉपीज ऑफ द सेम gene, some may have 20 copies of the same gene, some may have 100 copies of the same gene, some may have 200 copies of the same gene. तो जीन एक ही है लेकिन आपके और मेरे में उसका नंबर ज्यादा या कम हो सकता है. That is also a difference in the genotypes between different individuals. Now, DNA fingerprinting involves identifying differences in the different short repeats. तो ये जो repeated sequences होते हैं, ये जो genes के repeated sequence होते हैं, उनको बोला जाता है variable number of tandem repeats, VNTR. So the different kinds of genes, the number of copies we are having, they will vary from individual to individual, and these short sequences are called as variable number of tandem repeats. Now VNTR in any two given persons is never identical, though length and sequence may be similar. तो कभी भी VNTR किसी दो इंडिविजुअल में सेम नहीं होता. हाँ, लेंथ ऑफ द जीन सीक्वेंस मे बी सिमिलर एंड सीक्वेंस मे बी सिमिलर. सीक्वेंस इज ऑलवेज सिमिलर. लाइक सपोज आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है ऐसे, so this is the chromosome number 1, you are having eye color gene here, then you are having skin color gene here. ना किसी और इंडिविजुअल में भी आप लोग देखोगे तो वही होगा, पहले आई कलर का जीन होगा फिर स्किन कलर का जीन होगा. तो ये जो सीक्वेंस होता है जीन्स का वो सेम होता है.
लेकिन कितना कितना नंबर है वो वेरी करेगा, द VNTR नंबर विल वेरी. सो दिस इज द पैरामीटर बेस्ड ऑन व्हिच दिस DNA फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स, कि किसी दो इंडिविजुअल का जीन कभी भी सेम नहीं होता, उनका VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वेरी करेगा, तो बेस्ड ऑन दैट हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप, आइसोलेट द DNA. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, DNA को आइसोलेट करेंगे. कैसे आइसोलेट करेंगे? बाय यूजिंग सर्टेन लाइटिक एंजाइम्स. तो जब आप किसी सेल को, सैंपल जो होता है, मे इट बी ब्लड सैंपल, मे इट बी हेयर फॉलिकल, तो आपका जो सैंपल होता है, कोई भी सेल हो, उसको आप पहले आइसोलेट कर लीजिए उसका DNA बाय पुटिंग इट इनटू ए लाइटिक सॉल्यूशन. तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा, और जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA, वो बाहर आ जाएगा. नाउ दिस DNA which has been extracted, it can be cleaved. आप जो DNA एक्सट्रैक्ट करते हो उसको हम क्लीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ सर्टेन एंजाइम्स कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. नाउ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये DNA को स्पेसिफिक साइट में काटते हैं. ठीक है, we'll read in details about restriction endonuclease in the upcoming chapter of biotechnology, but for the timing just remember कि ये restriction endonuclease DNA को specific points पे काटते हैं. Now suppose this is your DNA, तो ये specific point में से काट देगा इसको. ठीक है, it will recognize certain sites and it will cut the DNA. तो आपका ये जो long DNA है, आप देखो यहाँ से कटने के बाद ये छोटे छोटे fragments में divide हो गया. So that is what is done in the second step. The DNA, total DNA is cut into small segments. The third step, the separating of the digested fragments by their size. उनका जो digested fragments हैं, उनको उनके size के हिसाब से हम separate करेंगे through a process called as electrophoresis. तो अभी ये जो DNA था हमारे पास, ये DNA छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया आफ्टर यूजिंग इट थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सपोज ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और हर फ्रेगमेंट का साइज अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन योर ओन क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, now this can be separated by the process called as gel electrophoresis. Now gel electrophoresis क्या होता है? This is a very simple process where we take a gel made up of agarose. ठीक है, एक जेल स्लैब लेते हैं हम लोग made up of agarose, और उसके ऊपर wells रहते हैं like this, which will incorporate the DNA sample. ठीक है, and then it is put in a solution and 2 electrodes are attached. एक बफर सॉल्यूशन में इस जेल को डाल के हम 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. नाउ व्हाट द प्रिंसिपल अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज, DNA इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल. तो जब आप DNA सैंपल यहां पे डाल दोगे, व्हेन यू पुट द DNA सैंपल हियर and you switch on the electric current, the DNA will start to move towards the positively charged electrode. Okay, so it will start moving from the negatively charged electrode towards the positively charged electrode because DNA itself is negatively charged. ठीक है, now here you will find ये जो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA will move further. छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर जाएंगे, उससे थोड़ा बड़ा जो होगा उससे थोड़ा कम आएगा, उससे थोड़ा बड़ा और कम आएगा, उससे थोड़ा बड़ा और कम, लिटिल लार्जर लेस फर्दर, लिटिल लार्जर लेस फर्दर. तो इस तरह से उनका साइज के हिसाब से, ये जो DNA फ्रेगमेंट्स हमने बनाया था, इसके साइज के हिसाब से ये अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, सबसे छोटा सबसे दूर जाएगा, सबसे बड़ा सबसे नजदीक रहेगा ऑफ द सैंपलिंग. तो एज ए रिजल्ट ऐसा एक पैटर्न बन जाता है. दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ए DNA प्रोफाइल. ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे हो, इसको बोला जाता है DNA प्रोफाइल. ठीक है, इट इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ ए बारकोड. आप लोग जो प्रोडक्ट्स खरीदते हो उसके पीछे अगर आप लोग देखोगे, हर प्रोडक्ट के पीछे व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस का एक सेट होता है. ठीक है, एक पैटर्न होता है. एंड व्हेन यू गो टू एनी मार्केट यू विल फाइंड कि सुपर मार्केट, तो एक स्कैनर मशीन आता है जो उस बारकोड को स्कैन कर लेता है. तो जैसे उसको स्कैन कर लेगा, आपके स्क्रीन पे सारा डाटा आ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से कंपनी का है, कितना क्वांटिटी है, कितना प्राइस है, एक्सपायरी डेट क्या है, सब कुछ आ जाएगा. तो ये जो एक कोडिंग सिस्टम है, ये जो एक पैटर्न है ऑफ लाइंस, ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस, उसको बारकोड बोलते हैं, व्हिच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. सिमिलरली ये जो DNA का पैटर्न बन जाता है, दिस पैटर्न ऑफ DNA व्हिच इज बीइंग सेपरेटेड ऑन अ जेल, that is going to be unique for the individual and that will carry all the different segments of that individual only. तो किसी भी दो प्रोडक्ट का बारकोड कभी भी सेम नहीं होता. सिमिलरली किसी भी दो इंडिविजुअल का ये DNA प्रोफाइल कभी भी सेम नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा. सो दैट इज द प्रिंसिपल वेयर दिस इज वर्किंग. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज डन,
Now this is blotted into a nitrocellulose filter paper because ये जो जेल होता है ये बहुत फ्रेजाइल होता है, तो अगर आप इसको जेल में ही रखोगे वो टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जेल में जो ये पैटर्न है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में। द प्रोसेस बाय व्हिच इट इज डन इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग। Okay. Southern blotting is a technique by which you can transfer the segments of DNA from a gel to a nitrocellulose filter paper. तो इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर डाल दिया जाता है, ये जो स्लैब है एग्जैक्टली जस्ट ओवर इट, उसके ऊपर पूरा एग्जैक्टली उसके ऊपर रख दिया जाएगा और अगेन ऐसा इलेक्ट्रिक करंट रन कर दिया जाएगा थ्रू ए बफर सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यहाँ पे जो डीएनए है, एज बिकॉज डीएनए इज चार्ज्ड, वो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के साथ चिपक जाएगा, इट विल कंबाइन और इट विल अटैच टू द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। सो व्हेन यू रिमूव दैट नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, इससे आप जब रिमूव करोगे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, एग्जैक्टली वैसा एक पैटर्न आपका नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में भी बन जाएगा। लाइक सपोज दिस वाज द सीक्वेंस, तो इस तरह का एक पैटर्न आपके नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में भी आ जाएगा। नाउ दिस इज ए परमानेंट एंटिटी दैट यू कैन हैव। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर क्लासिफिकेशन, या फिर यू कैन यूज इट फॉर क्रिमिनल केसेस एंड ऑल, जहां पे भी आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। तो दिस इज ए हार्ड कॉपी ऑफ द एविडेंस ऑफ डीएनए प्रोफाइल। नाउ वंस दैट इज डन, द प्रॉब्लम इज डीएनए स्टिल कैन नॉट बी सीन। अभी तक भी आप डीएनए देख नहीं सकते हो क्योंकि बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, विल हाइब्रिडाइज इट विद ए रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब। तो ये जो रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब होते हैं, ये छोटे छोटे डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिसके साथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जुड़ा रहता है ऐसे। दिस आर कॉल्ड एज डीएनए प्रोब्स। ठीक है, तो ये प्रोब जो होता है, इस प्रोब को हम लोग क्या करेंगे, इसको इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो जहां जहां पे डीएनए है, wherever the डीएनए इज देयर, ये वहां पे जाके से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इट विल ओनली बाइंड टू द डीएनए। तो ये जो प्रोब्स हैं, जहां जहां पे डीएनए है वहां पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, नाउ रिमेंबर इस प्रोब के साथ हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी अटैच किया है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, वी एक्सपोज इट टू यूवी रेज, एक्स रेज। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सरेज में एक्सरे से एक्सपोज करते हैं। एक्सरेज आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। सो व्हाट दैट विल डू, that will highlight this radioactive element and this DNA will start to glow very bright orange in color. तो जब इसको आप under the ionizing radiations देखोगे तो you will find कि ये जो जहां जहां पे DNA है वो bright orange color band से ऐसे glow करने लगे, it will appear very bright orange that you can see. This method is called as autoradiography. ठीक है, so finally you are having a pattern of DNA profile. Now this is the identity of the individual. No two individual will have the same DNA profile. As I told you, no two products have the same barcode. Similarly, no two individual will have the same DNA profile. This is the method. First DNA sample is taken, then the DNA is extracted. It is cut through restriction endonuclease into fragments. These fragments are run on a gel electrophoresis. Short fragments move farther, long fragments remain near the sample. Then it is transferred to a nitrocellulose filter paper, as you can see in this diagram. उसको ट्रांसफर किया गया है और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में भी एग्जैक्टली वही पैटर्न निकलेगा जो इसमें है। देन फाइनली इट इज बीइंग इंक्यूबेटेड विद द प्रोब। ये जो आप रेड कलर के डॉट्स देख रहे हो, ये प्रोब्स हैं जो अटैच होते हैं डीएनए के साथ। नाउ वंस एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन इट, यू विल हैव ए पैटर्न लाइक दिस। तो ये ऑरेंज कलर से ग्लो करने लगेगा, ऐसा एक पैटर्न बन जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस का जैसा पैटर्न होता है बारकोड में, वैसा आपका डीएनए का पैटर्न हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए डीएनए प्रोफाइल। तो किसी भी दो इंडिविजुअल का डीएनए प्रोफाइल कभी सेम नहीं होगा। Now what are the applications? सबसे पहला एप्लीकेशन होता है, this is for identification purpose as we have already said. So this technique is used for DNA analysis in the forensic test that includes your criminal cases and the paternity test. तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिमिनल केसेस को हम लोग आइडेंटिफाई डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। बिकॉज यू विल फाइंड कि अगर किसी जगह पे कोई क्रिमिनल केस हुआ है और वहां पे आपको 2-3 सस्पेक्ट्स मिले हैं, तो हाउ टू कंफर्म कि हु इज एक्चुअली द कल्प्रिट। तो हम लोग क्या करते हैं, उनका डीएनए सैंपल लेते हैं। नाउ दिस इज हाउ इट इज डन। नाउ व्हाटएवर सैंपल यू कलेक्टेड फ्रॉम द एविडेंस और द क्राइम सीन, उसका डीएनए आप निकालोगे, उसका एक डीएनए प्रोफाइल बनाओगे थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ सपोज यू आर हैविंग 2 सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट ए एंड सस्पेक्ट बी। अब इन दोनों का भी ब्लड सैंपल्स लिया जाएगा और उनका भी डीएनए ऐसे बनाया जाएगा इनटू ए डीएनए प्रोफाइल। नाउ दिस इज सस्पेक्ट ए डीएनए प्रोफाइल, दिस इज सस्पेक्ट बी डीएनए प्रोफाइल। ठीक है, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमने
क्राइम सीन से जो सैंपल लिया था उसका जो डीएनए प्रोफाइल है, इट इज नाउ मैचिंग with the DNA profile of the suspect B. That means this person was involved in the crime. This is how the forensic cases are solved. Forensic case इस तरह से solve किया जाता है. Okay, so DNA fingerprinting is used there. Paternity test to अगर कोई legal hire है, suppose there are many children of one couple, and due to some reason the father dies and he is not able to separate the property into his children. Now the children have to give a proof कि they are his biological son or daughter. तो इनका डीएनए उनके फादर के डीएनए के साथ या फिर उनके मदर के डीएनए के साथ मैच किया जाता है, और अगर मैच हुआ दैट मींस दे आर लीगल हायर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दे कैन अप्लाई इन द कोर्ट. तो वैसे पैटर्निटी टेस्ट के लिए किया जाता है. या फिर कन्फ्लिक्टेड पेरेंट्स भी अगर हैं, सपोज देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हिच पेरेंट द चाइल्ड इज ऑफ व्हिच पेरेंट, किस पेरेंट का वो चाइल्ड है, अगर वो एक टेस्ट करना है उनको, तो दैट कैन बी डन हियर एज वेल. ठीक है. It is also determine the frequency of gene of particular frequency in the population. तो हमारे population में कौन कौन से जीन का क्या क्या frequency है वो भी identify किया जा सकता है by this technique. See, human population is very vast, having different races, different communities and different ethnic groups. तो हर किसी का genetic pattern अलग अलग होता है. तो उनको हम लोग उनका कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन है, कौन सा जीन कहाँ पे ज्यादा है, लाइक आप निग्रोस को देखो, अफ्रीकन पीपल, उनमें ज्यादा मेलानिन होता है, तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है. यूरोपियंस दे आर वेरी फेयर, देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट. सो इन दैट केस यू विल फाइंड कि ये हम लोग फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. Besides that, genetic drift can also be studied through this. The changes in the genes frequency or genetic drift. Suppose एक population है, there is a population A, and this population, कुछ individuals यहाँ से migrate कर जाते हैं to another place which is population B. ठीक है. तो suppose certain individuals from a population, वो लोग migrate कर गए दूसरे जगह पे, तो वो वहां पे रहने लगे और वो अपना एक नया जीनोटाइप बना दिए. तो यहाँ पे देखो जीन ए जो था वो मॉडिफाई होकर जीन बी हो गया. इसको इस तरह से आप लोग समझ लो. सपोज एक इंडियन पॉपुलेशन है, वहां से कुछ इंडियंस डिसाइड किए कि वो कनाडा में रहना चाहते, विच इज वेरी कॉमन इन पंजाब. तो पंजाब के कुछ फैमिलीज वो कनाडा चले गए रहने के लिए, और कनाडा में वो रह गए फॉर सम 8-9 जनरेशंस. सो व्हाट विल हैपन कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया उनके बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे. दे विल बिकम मोर फेयर, दे विल बी मोर अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. तो उनका जो जीन चेंज हुआ, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो इंडियन पॉपुलेशन था उस जीन से अब उनका जीन थोड़ा डिफर कर जाएगा, बिकॉज दे हैव अडेप्टेड टू दैट क्लाइमेटिक कंडीशन. तो इसको बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो दैट ऑल्सो कैन बी स्टडीड थ्रू दिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेस आउट इवोल्यूशन. तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट स्टडी करके, जीन फ्रीक्वेंसी स्टडी करके हम लोग इवोल्यूशन ट्रेस आउट कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. So students, with this we complete the chapter of molecular basis of inheritance, and in the next we will move on to the chapter of biotechnology. Thank you everyone.